Audio Jungle. So now students, today I am going to start UP TGT Science 2013 exam date 2015 lecture। अभी कुछ ऐसा डिसाइड हुआ है कि अगस्त में इसका पेपर होगा, तो स्टूडेंट्स प्लीज अच्छे से तैयारी करें। देखिए मैं तो वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देखते रहिए और उसका फ़ायदा उठाते रहिए और जम के प्रैक्टिस कीजिए, तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। पेपर अच्छा स्टैंडर्ड आता है। देखिए इसमें 101 क्वेश्चन में क्या है, ये मेरे हिसाब से लेक्चर होगा 14। अब देखिए फोटोन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र है, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक मास ऑफ फोटोन। तो इसमें दो फॉर्मूले हैं, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई बराबर एस सी अपॉन लेमडा। इन दोनों को इक्वल करके लिख दीजिए, ठीक है। तो m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा, ठीक है। ये सी स्क्वायर से ये सी कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन सी लेमडा। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद है ये देखिए शनिवार। तो शनिवार जो है ये मरकरी का एक अयस्क होता है या ओर होता है, ठीक है। फिर 103 में यहाँ पर एक नाम दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH और CH3 का होल ट्वाइस। तो इसको CH3 का होल ट्वाइस को इस तरीके से यहाँ और यहाँ लिख सकते हैं। अब जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ता है वहीं से हम काउंटिंग करते हैं। तो डबल बॉन्ड यहाँ से पास पड़ेगा तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, ये 4 इधर भी हो सकता है और 4 यहाँ नीचे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो 1 2 3, तब इसका UPSC नाम लिखोगे तो होगा 3 मिथाइल। फिर इसके बाद ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन हो जाएगा या ब्यूट 1 इन होगा, तो ये हो जाएगा 1 ब्यूटीन। तो उसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। 105 में क्या है, कीलेट लिगेंड ये, ठीक है। तो कीलेट लिगेंड क्या है, एसीटेट नहीं होता, साइनाइड नहीं होता, अमोनिया नहीं होता। अमोनिया जो है ये न्यूट्रल लिगेंड में आता है, तो इसमें ऑक्जेलेट होता है। ये बाइडेनेट लिगेंड है, ऑक्जेलेट या ऑक्जेलेटो, ये हमारा कीलेट लिगेंड है। आयरन का निर्माण अयस्क से, तो आयरन का निर्माण जो होता है वो हेमेटाइट से होता है। हेमेटाइट जो है आयरन का एक ओर है या अयस्क है, ठीक है। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का होता है। किस अभिकर्मक के साथ C6H5OH, ठीक है, बेंजीन देता है, तो ये जिंक चूर्ण के साथ देता है, जिंक फिलिंग या जिंक चूर्ण के साथ देता है। तो ये इसकी रिएक्शन लिखिए, C6H5OH प्लस Zn, तो ये बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड देता है। निम्न में से कौन सर्वाधिक भास्मिक, भास्मिक का मतलब होता है बेसिक, भास्मिक का मतलब क्या है, बेसिक, ठीक है। तो NH3 जो है सबसे ज्यादा बेसिक होता है, NH3 होता है। इनकी क्षारकता का घटता हुआ क्रम है, 15 ग्रुप के हाइड्राइड हैं NH3, ठीक है, और PS3 ASH3 SbH3 BiH3, ठीक है। ये एलिमेंट पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा बेसिक ये NH3 होता है, पर सबसे कम BiH3 होता है। ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है। ऑक्सीजन परमाणु का पानी में संकरण क्या होगा, तो ऑक्सीजन परमाणु का जो पानी में संकरण होता है, अगर हम H2O का स्ट्रक्चर बनाए, देखिए ये हाइड्रोजन हो जाता है, ये हाइड्रोजन हो जाता है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होती, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर बचेंगे, 2 लोन पेयर बचेंगे। तो इनमें सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, देखिए एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक लोन पेयर में एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए इन्हें, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो पहले S आएगा, फिर इसके बाद जितने बचे वो P में आ जाएंगे। P में 3 तक आती है sp3, क्योंकि S में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 होती, तो sp3 इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है, तो अनुप्रस्थ प्रकृति के कारण जो है प्रकाश में, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो फेनोमेनन होता है वो ड्यू टू ट्रांसवर्स नेचर होता है। जब सेल्यूलोज को तनु H2SO4 के साथ उबाला जाता है, देखिए सेल्यूलोज जो है जब तनु H2SO4 के उबाला जाता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसको याद रखिए तो ज्यादा फायदा होगा। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए आवश्यक है, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है कि जब भी किसी धातु की सरफेस पर, ठीक है, कोई भी लाइट पड़ती है,
ठीक है। जब भी किसी धातु की सरफेस पर कोई लाइट पड़ती है, मान लीजिए वो लाइट जो है वो h न्यू उसकी एनर्जी है, तो उसकी सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी होगा जब उसकी देहली आवृत्ति इसके बराबर या इससे अधिक हो। ठीक है, मतलब उसकी जो देहली आवृत्ति है, तो यानी एच न्यू की वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए, यानी एच न्यू इज ग्रेटर देन या ग्रेटर और इक्वल टू एच न्यू 0। मतलब अगर उसमें एच न्यू 0 से कम फ्रिक्वेंसी का प्रकाश पड़ेगा तो उसकी सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का इमिशन नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। 112 में क्या देखिए, गैमेक्सीन जो होता है, गैमेक्सीन, ठीक है, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, मैं पेन से लिखे दे रहा। देखिए ये इसने पूछा है कि गैमेक्सीन जो होता है इसको, तो ये क्लोरोबेंजीन है, बेंजाइल क्लोराइड है, ब्रोमोबेंजीन है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है, तो इसका रासायनिक नाम जो है, ठीक है, एक है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड C6H6Cl6, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होगा। निम्न में से सबसे अधिक स्थिर कक्षक है, ठीक है, तो देखिए वो कक्षक जो है स्थिर कक्षक होते हैं जिनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, ठीक है, वो ज्यादा भरा हो, मतलब आधा भरा हो या पूरा भरा हो। तो P का जो है, P जो होता है, देखिए यहाँ पे P में 3 दिख रहे, P का आधा भरा हुआ ये होता है P3, और अगर D हाफ फिल्ड है तो उसमें होता है D5। तो जहाँ P3 D5 देखिए ये है, तो इसलिए क्योंकि ये हाफ फिल्ड है तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे, या पूरा भरा होता P6 D10 होता तो वो भी ज़्यादा स्टेबल होता, लेकिन यहाँ पे P3 D5 दिया गया है। बांध में एकत्रित पानी में होती है, तो बांध में एकत्रित पानी में जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो होती है स्थितिज ऊर्जा आपकी होती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद ये दिया गया है, ये कह रहा है कि लैम्डा V, लैम्डा x तथा लैम्डा m क्रमशः दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों की तरंग लंबाई को निरूपित करती है, ठीक है। तो इसमें इनका सही ऑर्डर कौन सा है वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए जो विजिबल लाइट होती है उसकी जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, ठीक है, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है और लैम्डा m, ठीक है, वेवलेंथ जितनी अधिक होगी फ्रिक्वेंसी उतनी ही उनकी कम होती है, ठीक है। तो इसलिए ये लैम्डा m दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें और सूक्ष्म तरंगें, तो सूक्ष्म तरंगों की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए इसकी वेवलेंथ जो है यहाँ पर मतलब सबसे लैम्डा m जो तरंग दैर्ध्य है माइक्रोवेव्स का वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, और ये लैम्डा V आएगा, फिर लैम्डा x आएगा, ठीक है। तो ये इनका ऑर्डर हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो ये होगा। कह रहे एक 6 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु से टकराता है, यह संघट्ट है, तो ये पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा एवं संवेग दोनों संरक्षित होते हैं। इसमें क्या होता है, जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी दी गई है, जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, कितनी होती, 13.6, ये लेस देन है, ठीक है, ग्रेटर देन नहीं लिखना था, ये लेस देन होगी। तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये आपका तो भी ये है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसलिए ये जो होगा टक्कर जो होगी या ये संघट्ट होगा वो आपका पूर्णतः प्रत्यास्थ होगा, क्योंकि इसमें दोनों ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहती हैं, उसको हम कहते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ, संघट्ट या टक्कर। 117 में क्या, कक्षक 4s में चुंबकीय क्वांटम संख्या है, तो देखिए s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, अगर l की वैल्यू 0 हो तो m की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। s कक्षक के लिए l की वैल्यू हमेशा 0 होती है, जब l 0 तो m 0 हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। 118 कह रहे l बराबर 2 और n बराबर 3 संख्या वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संपूर्ण संख्या क्या है, ठीक है। तो देखिए दो तरीके से हमने निकाला, इधर S P D F,
तो एल की वैल्यू 0 1 2 3। अब एन की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू 2 है, तो एल की वैल्यू 2 जो है वो होती है डी ऑर्बिटल की लिए। तो इसका मतलब है यहाँ जो ऑर्बिटल होगा वो 3D होगा। ठीक है, तो 3D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, 3D में 5 ऑर्बिटल होती है, 3D में 5 कक्षक होते हैं, ये होते हैं। और प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन जाती है, प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन जाती हैं, तो अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे। या एक ये फॉर्मूला होता है कि परमाणु के उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 4l + 2। तो देखिए एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 2 है, +2 कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 और 2 10, तो ये कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये स्टूडेंट ध्यान से पढ़िए, इनको देखिए, समझिए, बार बार लगाइए, इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ऐसे आसानी से नहीं बन जाते हैं, इसमें भी वर्क करना पड़ता है। चलिए, अब ये कह रहा परमाणु संख्या 24 वाला तत्व स्थित है। तो ये एक चीज याद रखिए आप लोग कि 21 से जो 30 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट होते हैं वो डी ब्लॉक में होते हैं। किस ब्लॉक में होते हैं, 21 से 30 तक डी ब्लॉक में होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये डी ब्लॉक में आएगा परमाणु संख्या 24 वाला। और ये कौन सा होगा, क्रोमियम। एक्सेप्शन है, अक्सर इसका एटॉमिक नंबर या कुछ ना कुछ पूछा जाता है हर बार। एडिटा में उत्सर्जक संयोजन संख्या है, तो देखिए एडिटा का नाम होता है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो। ये एक हेक्साडेनेट लिगेंड है, हेक्साडेनेट है, तो जब हेक्सा इसमें आया है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। हेक्साडेनेट लिगेंड है तो 6 होगी। एक एमयू द्रव्यमान को पूरी तरह विनष्ट करने पर प्राप्त ऊर्जा होती है 931 MeV होती है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर कि एक एमयू द्रव्यमान को पूरी तरह विनष्ट करने पर प्राप्त ऊर्जा होती है। अच्छा, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि इसमें बायो के क्वेश्चन आएंगे क्या, तो अगर बीएससी में आपका किसी भी 2 ईयर में, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला करके है तो आप टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल हैं। इसमें बायो का नहीं आता है, बायो टीजीटी अलग से होता है। ठीक है, तो उसमें किसी 2 ईयर में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री ऐसा होना चाहिए, तो उसके लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है। अब देखिए 122 में क्या है, इसकी देखिए 2 तरीके से लगाए, इसमें कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट था कि 25 मिलियन NY10 NaOH विलयन को पूर्णतः उदासीन करने के लिए 0.16 ग्राम द्विभाषमिक अम्ल की आवश्यकता होती है। अम्ल का अणुभार है, ठीक है, तो दोनों के तुल्यांकी भार बराबर करेंगे। पहले अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर NaOH का तुल्यांकी भार, तो देखिए भार बटे, ठीक है, ये आ गया, ये भार हो गया, ये तुल्यांकी भार 0.16 अपॉन अणुभार बटे 2, और ये 1/10 है NaOH, 1/10 इंटू 25 इंटू 10⁻³ इसको बना लिया गया लीटर में, 10⁻³ से 25 ml था तो ml को लीटर में बना लिया गया। अब अणुभार निकालना है तो इसको क्रॉस कर दिया तो 128 आ गया। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका ये रेड से इधर से स्टार्ट है, ये देखिए इधर से स्टार्ट है, तो 25 ml NY10 NaOH बराबर 25 ml NY10 अम्ल, इसी अम्ल का हमें अणुभार फाइंड करना है। अब देखिए 25 ml NY10 अम्ल की वैल्यू जो दी गई है वो 0.16 ग्राम दी गई है, तो 25 ml को हमने यहाँ पे 1000 ml में निकालना, तो दोनों साइड हमने 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमने 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरे इक्वेशन में हमने 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 40 से जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो ये 1000 बन जाएगा, ये 6.4 हो जाएगा। अब NY10 ना निकाल के नॉर्मेलिटी निकालना है, तो 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 64 आ गया। तो ये जो 64 आया ये अम्ल का तुल्यांकी भार आया। तो अब अणुभार बराबर तुल्यांकी भार गुणा अम्लता, तो अम्लता इसकी कितनी आएगी, 2 आएगी, क्योंकि द्विभाषमिक है, तो जब द्विभाषमिक अम्ल है तो इसकी, ठीक है, 2 होगी, या इसकी क्षारकता कह लीजिए आप, 2 होगी। अणुभार अगर अम्ल की निकालना है, ठीक है, तो तुल्यांकी भार गुणा क्षारकता होती है, तो ये 128 आ गया। अब इसमें क्या, निम्न में से कौन सा सल्फाइड पीले रंग का होता है, तो जो कैडमियम सल्फाइड होता है, अगर कभी मौका मिले तो इसको लैब में देखिएगा, कैडमियम सल्फाइड जो है ये पीले रंग का होता है। आपको एक सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है उसके, तो इसका फॉर्मूला होता है T बराबर 2π√L/G। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन में हमें m दिया तो इस फॉर्मूले में m कहीं नहीं, L दिया है तो इसलिए L इसमें है।
ए और बी, ठीक है, तो एम दिया ही नहीं है तो इसलिए ए बी का सवाल नहीं है, डी एन में से कोई नहीं, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। H3PO3 का अणुभार m है, इसका अणुभार कितना दिया m, इसका तो लैंगिक भार क्या होगा, तो देखिए क्षारकता इसकी 2 है, क्षारकता क्यों है, क्योंकि 2 OH ग्रुप है इसमें, इसका स्ट्रक्चर हमने बना दिया H3PO3 का, क्षारकता 2 है तो लैंगिक भार बराबर अणुभार बटे क्षारकता, अणुभार m है और क्षारकता 2 है, तो इसका जो तुल्यांकी भार होगा वो m/2 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन, ठीक है, ये करेक्ट है। तो इस तरीके से ये करना था। प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग मेहरबानी से सपोर्ट कीजिए, देखिए और लाभ उठाइए। मैं भी ओके, थैंक यू।